ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। 1 सेकेंड, चलो जी शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग को। तो बेटा बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग में तो हमारा काम है सोचना, ऑर्गेनाइजिंग में क्या हमारा अगला काम होता है? सोच लिया, विचार लिया कि मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है, क्या मेरा गोल है, सब कुछ सोच लिया ना। अब मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है पॉजिटिव वे में, मतलब चल भाई काम पे लग जा और चीज़ों को क्या करना शुरू कर दे, ऑर्गेनाइज, घुमा फिरा के फटाफट से काम पे लगो और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल है, अगर जिम खोलने के बारे में हमने सोचा है, अब मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करनी है। सबसे पहले कहाँ खोलना है भैया? जगह ढूंढ लो, सोच लिया, अब वहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो। जगह सोच ली है, रेनोवेट करा दिया है, जगह मिल गई है, अब मशीनें लाना शुरू करो। तो ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे भैया। ऑर्गेनाइजिंग तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग फोकस करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं बेटा। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट आ जाता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ दी जॉब्स। सिस्टमैटिक वे में जॉब्स को एलोकेट करो कि किस बंदे ने रिस्पेक्टिव कंपनी में क्या काम करना है, ठीक है, या फिर तेरे को मैंने किस चीज़ के लिए हायर करा है। भैया तेरी ये पर्टिकुलर जॉब है, तू ये काम कर, मैं ये काम करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब। इसी के साथ सिमिलर है बहुत ही ज़्यादा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। भैया जो हमारा ये रिलेशन बन रहा है कंपनी में कि तेरे को कमांड कौन देगा, कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएगी। किस पोजीशन के लिए तेरे को कंपनी में ला रहे हैं, तेरे से ऊपर कौन है, तेरे अंडर कौन है, ये चीज़ें क्लियर कर दो, पहले ही प्रॉपर क्लैरिटी दे दो। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि मेरी कंपनी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मुझे सही तरीके से यूज करना है। प्लानिंग में भी ये बोला था मैंने, अभी भी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। तो ये पॉइंट दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो सेम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है एकोमोडेट एंड अडेप्ट टू चेंजेस। बेटा आपको इस वे से ऑर्गेनाइजिंग करनी है। प्लानिंग में हमने क्या पढ़ा था कि भैया डायनामिक इन्वायरमेंट में भी आप प्लान ऐसा करके चलो, कल को इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आप सरवाइव कर पाओ। सेम ऑर्गेनाइजिंग भी ये कहती है कि मार्केट में कल को कोई भी बदलाव आता है तो आप लोग उस समय परेशान ना हो, चीज़ों को वापस से आप लोग क्या कर पाओ, सही वे से ऑर्गेनाइज कर पाओ। उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। आज की डेट में कस्टमर बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। बेटा वो वाला समय चला गया कि आप सोचो भाई दुकान से माल बिक गया, मैं चैन से बैठ जाऊं। दुकान से माल बिकने के बाद भी अगर आप लोग उसको सर्विस नहीं दोगे तो वो आपके ब्रांड की धज्जियां उड़ा सकता है कस्टमर। और वो ब्रांड की सर्विस तभी पॉसिबल है जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं है, ढीला ढाला मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेरी कंपनी दूर दूर तक कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा जी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद अगला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। हमारी कंपनी में कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो किसी भी पोजीशन में है, वक्त के साथ साथ बेटा उस सब की डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे कंपनी के एम्प्लॉय की, मैनेजर की वक्त के साथ साथ बेटा डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो कंपनी में ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं कर पाएगा। और हमने पॉइंट पढ़ा है प्रिंसिपल में क्या, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। और यहां पे भी वही बात कह रहा है कि भैया अगर तुम चाहते हो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे तो उसकी तरक्की हो। बेटा हमेशा तरक्की का मतलब पैसा नहीं होता, तरक्की का मतलब है रिकॉग्निशन होना, स्टेटस होना, उसको यहां आके क्या और मिला, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद अगला आ जाता है लास्ट बेटा, जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा, क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा करना है। और वो गोल तभी पूरा होगा जब मेरा बिजनेस एक्सपेंड करेगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। तो भैया हमेशा याद रखो, तुम भी अगर कल को कोई भी बिजनेस खोलोगे तो दिमाग में यही तो आता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद, अब मुझे ग्रो होना है, अब मुझे एक्सपेंड होना है। हर इंसान के दिमाग में आता है बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स के भी दिमाग में आया है, तुम्हारे भी दिमाग में आता है, मेरे भी आता है, ये चलता रहेगा और यही हमारा मेन फोकस होता है। चलो अगर अब मेरी प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है बेटा तो उसका क्या क्या एडवांटेज है। पहला, लेट्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अगर मेरी कंपनी में सही वे से ऑर्गेनाइजिंग है तो स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे वे से होगी, नहीं तो स्पेशलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एक ही बंदा 100 प्रकार के काम कर रहा होगा। ठीक है बेटा, मुझे पता है कि सचिन सर ऑसम टीचर है,
ही कैन टीच मैथ्स, ही कैन टीच साइंस, बट नेक्स्ट सेशन में मैं कह रहा हूँ कि सर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाओ। उनका साइंस बहुत औसम है, मैथ्स भी बहुत अच्छा है। मैं कहा सर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाओ, उसका रीज़न स्पेशलाइज्ड होना है। मैथ्स इक्वल टू ब्रांड नेम, फिजिक्स इज इक्वल टू फिजिक्स वाला है ना भाई मार्केट में। तो ये एक ब्रांड नेम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हर ब्रांड यही चाहता है कि मेरी एक ब्रांड वैल्यू बने, जो अलग अलग लोग करते हैं। बेटा कोई भी पॉइंट का टॉपिक अगर आपके उसमें नहीं भी है ना, सुभाष दे की बुक में या नोट्स में, तो इसको एक नॉलेज की तरह पढ़ लो, ठीक है। लिखो मत, जो नहीं है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो बोलूंगा। हाँ, कीवर्ड्स लिख लो अगर आपको लग रहा है तो। उसके बाद अगला आ जाता है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। बेटा अगर आपकी कंपनी में प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजिंग है तो आपके सारे डिपार्टमेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग। थोड़ा सिमिलर है, ये काम आ सकता है ये पॉइंट्स आप लोगों के। अगला आ जाता है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये पॉइंट मैंने यहां भी बोला था, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, बस यहां पे इन्होंने नाम चेंज कर दिया। उस इंसान की तरक्की हो रही है, कैसे वो तरक्की हो रही है बेटा, उसके मैनेजरियल स्किल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपना काम उसको सौंप दिया और वो बहुत अच्छे से उसको कर पा रहा है। दैट मीन्स वो इस लायक है, ठीक है। तो ये पॉइंट सिमिलर हो गया। अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मैंने यहां पे भी अभी शायद कहीं पढ़ाया था, ओवरलैपिंग ना हो, वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो। तो ये वही है, डुप्लीकेट काम ना हो। और ये डुप्लीकेट काम तब नहीं होगा जब ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर वे से, समझ गए बेटा। अगर मेरी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर वे से है तो डुप्लीकेशन क्यों होगी, बट हाँ जिस कंपनी में प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजिंग नहीं है वहां तो डुप्लीकेशन भैया होगी, गलतियां बहुत होगी, कंपनी का रिसोर्स, पैसा, मैन पावर सब वेस्ट होगा। लास्ट आ जाता है इंश्योर्स ड्यू अटेंशन टू ऑल दी फंक्शंस। मेरी कंपनी में जितने भी काम चल रहे हैं उसके ऊपर ऑर्गेनाइजिंग ये सिखाती है कि मुझे पूरी की पूरी अपनी 100% अटेंशन देनी है। ये नहीं कि आप सीधा डिपेंड होके बैठ गए एम्प्लॉयज़ पे। ये तो एक नॉर्मल है बेटा, लाइफ का लेसन भी है। कल को आप अगर 5 जगह भी बिजनेस खोल लोगे, अगर आप 2 जगह ध्यान दे रहे हो, 3 जगह नहीं दे रहे, तो सारी कमाई उन 2 जगहों से ही आनी है। आप लोगों को हर जगह प्रॉपर वे से अचानक जाके ध्यान देना है। आजकल तो कैमरा वाला पैटर्न है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरे कौन से आउटलेट में क्या चल रहा है। इसलिए इंसान को, देखो सब लालची है, सब ग्रीडी है, मैं भी, आप भी, हम सब, हर इंसान को ग्रो करना है, बट ऐसी भी ग्रोथ मत करो कि जो तुम्हारे मेन बेस थे वही खराब हो जाए। लोग बोले भाई इनके बस का नहीं है, अब इनकी क्वालिटी गिर गई है, तो उतना ही ग्रो करो जितना तुम्हें लगता है कि तुम संभाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ग्रो करने के बाद ही, अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी खोलने के बाद ही तुम मार्केट में अमीर हो पाओगे बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये कौन कह रहा है ऐसा होता है, राइट। आप अगर अपने एक ही बिजनेस को अच्छे से स्टेबल करके बैठ जाओ तो क्यों नहीं भैया तुम्हारा बिजनेस चलेगा। आज तुम्हारे घर जो चल रहा है, तुम में से ज़्यादातर जितने मेरे सामने बैठे हैं, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% लोग बेटा यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स का एक सिंगल पर्टिकुलर जगह में ही बिजनेस है, कोई 4-5 फ्रेंचाइजीज नहीं है। और क्या तुम्हारा घर नहीं चल रहा, क्या उन्होंने कुछ बड़ा अचीव नहीं करा, बहुत कुछ अचीव करा है, समझ रहे, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। तो काम चाहे एक ही जगह हो, बट स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तब तक मत आप अगला कदम उठाओ जब तक आपको लगता है कि तुम्हारे बिना भी वहां से एक पैसिव इनकम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, तब तक अगला स्टेप नहीं उठाना। हाँ एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हाँ वो बिल्कुल हो सकता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलो बेटा डिसएडवांटेज अब हमारे पास आ गया है, ठीक है। डिसएडवांटेज में मेरे पास पहला पॉइंट आ जाता है लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। बेसिकली ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी कंपनी में प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो जो वो फंक्शनल हेड है, और इजी लैंग्वेज में जो ये अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है, आपस में अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत मुश्किल लैंग्वेज है बेटा, क्यों याद कर रहे हो ये, इसके लिमिटेशन में साफ साफ लिखो। प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो सारे डिपार्टमेंटल हेडों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता रहेगा और अंत में काम कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगला मेरे पास आ जाता है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। उसी पॉइंट को देखो उन्होंने आगे खींच दिया कि प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी विद स्पेसिफिक स्किल सेट, इट कैन लेड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड नैरो पर्सपेक्टिव इन एम्प्लॉयज। अब इन्होंने थोड़ा अगेंस्ट बोला है कि अगर आपकी कंपनी में हर चीज को तुम पहले सेलेक्ट करके रखोगे ना तो ये भी एक नेगेटिव है। थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज को भी, मैनेजर्स को भी अपनी डिसीजन हमें लेनी देनी पड़ेगी। हर चीज में अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी, प्लस काम का आउटपुट अच्छा नहीं आएगा,
ठीक है, उनकी भी सुनो। अगला आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पहले 2 पॉइंट को यहां और खींच दिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपेटेबल। अगर 2 या 2 से अधिक डिपार्टमेंट आपस में कंपेटेबल नहीं है तो उनका भैया जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा बेटा जी। चलिए, उसके बाद हमारे पास अगला काम आ जाता है बेटा जी, स्टेप्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। ठीक है जी, तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आ जाता है मेरे पास आइडेंटिफाई एंड डिवाइड दी वर्क। सबसे पहला काम है चीजों को आइडेंटिफाई करो एंड फटाफट से काम का बंटवारा कर दो, कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा। सेकंड आ जाता है मेरे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस। बेटा सेकंड मेरे पास क्या आ जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है अगर आपकी कंपनी में कपड़े हैं उसका प्रॉपर डिपार्टमेंट बना दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मैं मैक्स जाता हूँ, ठीक है, मैक्स में मुझे पता है, जितना मुझे याद है, सीढ़ियाँ चढ़ती जो सबसे पहला फ्लोर है मालवीय नगर में, वहाँ पे भैया लड़कियों के कपड़े मिलेंगे, उसके ऊपर वाले फ्लोर में बच्चों के मिलेंगे, ठीक है, और बिलिंग होगी और उसके ऊपर वाले में लड़कों के मिलेंगे, जो मुझे पता है, राइट। तो ये एक प्रॉपर वे से काम होना चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन ये है। और इसके अंदर थोड़ा और इलेबोरेट करना है तो हर चीज़ का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कोई आपस में बीच में इन्वॉल्व ना हो एक दूसरे के। उसके अलावा अगला आ जाता है असाइन दी ड्यूटीज टू दी ईच मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, कि भैया आपके डिपार्टमेंट में जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटी है। इतने से इतने बजे तूने यहाँ पर रहना है, इस फ्लोर में रहना है, इतने से इतने बजे तूने यहाँ जाना है, तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, तूने किस पे ध्यान देना है। या फिर तेरा काम है कि तेरे को ध्यान नहीं देना, फॉर एग्जाम्पल कपड़ों की दुकान है, कपड़ों का शोरूम है, मैक्स को ही ले लेते हैं, लोग बार बार अपना ट्रायल करते हैं, ट्रायल करके कपड़े वहीं छोड़ आते हैं। तो ये ना ट्रायल रूम में एक समय आए कि इंसान को जाने की जगह ना मिले, ऐसे ऐसे करके वो जा रहा है बेटा, तो वो कपड़े वहीं इकट्ठे हो गए हैं, तो तुझे एवरी 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि 15 मिनट के बाद जाओ सारे कपड़ों को भाल लाओ, ठीक है, वहां खड़े नहीं रहना, बाहर आओ ताकि वो खाली हो जाए, कस्टमर फटाफट ट्राई करता रहे और तुम लोग बाहर आके उसको तय वह लगा के वापस जहां से लोगों ने उठाया था उसको सेट करो। तो हमें टीम चाहिए हर एक काम की बेटा, और सारे इंसान एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर ये लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो लोग ट्रायल नहीं कर पाएंगे, ट्रायल नहीं कर पाएंगे तो भैया सेल घट जाएगी, तो सब एक दूसरे पे डिपेंड है। उसके बाद लास्ट आ जाता है एस्टैब्लिश दी अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बेटा कंपनी में तुमने देखा होगा खाली मालिक आके नहीं डांटता, ठीक है, तुम 2 मिनट सिटी वॉक की पार्किंग में ही चल लो भैया, तुमने वहाँ पे गाड़ी लगाई, अब सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ के मैनेजर डांट रहे होते हैं, वहाँ के मैनेजर को जो अंदर मॉल के मैनेजर डांट रहे होते हैं। एग्जाम्पल है भैया, अलग अलग लेवल के मैनेजर्स बना के उन्होंने रखे हैं, भाई तू इसका हेड है, तू इसका हेड है, तू इसका हेड है, ठीक है। इसका ओके, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार मालिक उठ के नहीं आएगा कि लेवल 2 में क्या हो रहा है, लेवल 1 में क्या हो रहा है, भाग भाग के तो पागल हो जाएगा बेटा। एक जगह को मैनेज करना छोटी सी शायद पॉसिबल है, बट इतने बड़ी चीज को मैनेज करना इम्पॉसिबल है। इसलिए कंपनी में ये होना बहुत जरूरी है कि भैया किसके पास अथॉरिटी है उस काम को कंट्रोल करने के लिए। इससे बेनिफिट ये होगा हम उस इंसान को ही पकड़ेंगे कल को वो काम सही तरीके से नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। बेटा इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। 2 तरह के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है बेटा जी हमारे पास डिविजनल। फंक्शनल में बेसिकली ऐसे समझ के चलो, एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मान लो कंपनी का ओनर हो गया, उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च का अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, ह्यूमन का अलग हो गया, सेल का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, एक ही पर्टिकुलर चीज में ये कंपनी डील कर रही है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये जो कंपनी है खाली एक ही पर्टिकुलर चीज में डील कर रही है। फॉर एग्जांपल है, मैं कोई भी एक अपना मान लो एक ब्रांड ले लेता हूं, अपना क्या नाम, मैकडोनल्ड ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल। मैकडोनल्ड में सबको पता है भाई शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चिकन वगैरह नहीं मिलता, बर्गर्स मेन उनकी आइडेंटिटी बर्गर्स है। बर्गर सिंह नाम ही बोल रहा है बर्गर मिलेगा भैया, ठीक है ना, बर्गर किंग नाम ही बोल रहा है बर्गर्स मिलेगा, तो वो सब आ गए फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। बट एक और स्ट्रक्चर होता है बेटा हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, ये रहा जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड इसको भी इतना ही रखता हूं, हाँ इसको बोलते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ना आपकी बुक में और नोट्स में डायग्राम अच्छा बना हुआ है, वहां से कॉपी मारना वो ज्यादा बेटर रहेगा कि मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। डिविजनल स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है, देखो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। अब इस कंपनी में इस ब्रांड के भैया, इस ब्रांड का नाम ले लेते हैं आलू ब्रांड बेटा, ठीक है। आलू ब्रांड के अंदर बेटा कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं, गारमेंट्स भी मिलते हैं, फुटवेयर भी मिलते हैं, स्किन केयर भी मिलते हैं, ठीक है भैया। अब कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन अलग होगा, गारमेंट्स का प्रोडक्शन अलग होगा, फुटवेयर का प्रोडक्शन अलग है, स्किन का अलग है।
इसका कॉस्मेटिक का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, इसका फाइनेंस अलग है, इसका फाइनेंस अलग है, इसका फाइनेंस अलग है। तो बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही ब्रांड है, एक ही पर्टिकुलर चीज में डील करता है, तो उसका प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस सब एक हो गया। यहां पे जितने जितना तुम्हारा बिजनेस डाइवर्स हो रहा है, जितनी जितनी तुम्हारी ग्रोथ होती जा रही है, उतने उतने पर्टिकुलर चीज के डिपार्टमेंट बनाओ अलग अलग, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो ये पैसा है कौन सा सेक्टर ज्यादा खा रहा है? क्या पता गारमेंट्स प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे रहा है और जो ये स्किन केयर वाला है ये मुझे प्रॉफिट कम कमा के दे रहा है। बेटा ये पेन फिर गिर गया, मैं तोड़ के ही मानूंगा इस पेन को। आई नो ये गया, वैसे खराब ही हो रहा है, ये कोई नहीं। तो हो सकता है कि जो ये हमारा स्किन केयर है ये हमें ज़्यादा लॉसेस दे रहा है और गारमेंट्स हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और ये लॉस देने के साथ साथ पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करवा रहा है। तो तुम्हारे पास हिसाब होगा, और अगर एक ही डिपार्टमेंट बना दोगे फाइनेंस का, प्रॉपर वे से हिसाब नहीं हो पाएगा। प्रॉपर वे से ये नहीं पता चल पाएगा कि प्रोडक्शन कहाँ हो रही है। मेरा कहने का मतलब इसमें ये नहीं है कि तुम अलग अलग 4-4 फैक्ट्री खोलो। भाई एक ही फैक्ट्री में तुम जगह बना सकते हो, यहाँ पे इस चीज़ की प्रोडक्शन, यहाँ पे इस चीज़ की, उसको डिवाइड कर दो, जैसे रूम्स बने हुए हैं। कोई डाउट इस बात पे? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। और ये जो 3 चीजें इस चैप्टर में आती है, नीचे लिखी हुई है प्यारी सी, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, अभी ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है इसी चैप्टर में डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू दी सबऑर्डिनेट। बेटा ऊपर से नीचे तक जब ऑर्डर पास हो रहा है उसको क्या मैं बोलूंगा? डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? जल्दी से कौन बताएगा? बताओ जी। बिल्कुल भैया, उस पर्टिकुलर चीज को इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरी कंपनी में, उसको मैं क्या बोलूंगा? डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू आउट ऑल दी लेवल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन में भैया सुपीरियर कमांड दे रहे हैं अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को स्टेप बाय स्टेप, और यहां पे भैया ये पूरा ऐसे कंपनी में फैल चुका है। ठीक है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन लगभग, बट वो आंसर्स मत यहां पे लिखाना। ठीक है बेटा, ये दोनों की डेफिनेशन एक बार बस अच्छे से कर लेना, मेरे ख्याल से ये बहुत रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेलीगेशन के हम लोगों के पास क्या क्या यहां पे अपना बेनिफिट्स है। तो डेलीगेशन का पहला बेनिफिट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। बेटा अगर हमारी कंपनी में डेलीगेशन होगा तो मैनेजमेंट अच्छी चलेगी। नहीं क्यों? क्योंकि सारा बर्डन मुझे अपने पे नहीं रखना, मैंने अपना जो पर्टिकुलर बर्डन है आगे शेयर कर दिया है। अगर बर्डन शेयर हो गया है तो भैया मेरी मैनेजमेंट अच्छे से चल सकती है। सेकंड, मेरे पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अब आज से वो काम खुद करेगा, उसको मेरे पे डिपेंड नहीं होना है और सीखेगा। थर्ड, मेरा जो एक्सपेंशन है बेटा वो बिजनेस में बढ़ सकता है। मेरा बिजनेस का एक्सपेंशन के बढ़ने के चांसेस है। अगर मैं सारा काम खुद ही करता रहूंगा तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता। एक मैनेजरियल हायरार्की बनेगी, मतलब मेरी कंपनीज में धीरे धीरे करते हुए मैनेजर्स तैयार हो रहे हैं, अच्छा ब्रांड बन सकता है। अगला आ जाता है बेटर कोऑर्डिनेशन एज दी पावर्स, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू दी वेरियस पोजीशन। कंपनी में अच्छे वे से कोऑर्डिनेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा लोगों को कि इसके पास ये पावर है, उसको ये पता चल जाएगा कि कौन इस काम के लिए आंसरेबल है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल है भैया बेनिफिट्स याद है, इंपॉर्टेंस में वो सिमिलर ऑलमोस्ट चीजें लिख सकता है। दो चीजें तुम्हें इस चैप्टर में याद करनी नहीं पड़ेगी। और कोई ऐसा है कि नहीं भैया हम तो प्रॉपर याद करके जाना चाहते हैं, वो उनकी बेटा चॉइस है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, डिविजनल स्ट्रक्चर में बेटा मैंने अभी वो नहीं पढ़ाया तुम्हें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तीन एडवांटेज, 4 भी नहीं इसमें, 3 एडवांटेज ऑफ फंक्शनल, 3 डिसएडवांटेज। हाँ पढ़ा दी, मुझे ऐसे लगा शायद नहीं पढ़ाया। इन शॉर्ट फंक्शनल के 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज, सेम डिविजनल के 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज। अगर किसी को डिसएडवांटेज याद नहीं हो रहे, सिर्फ 3 एडवांटेज कर लो बेटा, विलोम शब्द ही है दिमाग से। अगर कॉन्सेप्ट वाइज एडवांटेजेस क्लियर है तो तुम डिसएडवांटेज को भी लिख सकते हो। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं बेटा। चलो उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है बेटा, लास्ट है या फिर पता नहीं, ये हमारे पास आ गया एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है हमारे पास? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आप लोगों का। एक सेकेंड, हाँ बेटा, अथॉरिटी का बेसिकली मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन टू कमांड देयर सबऑर्डिनेट्स एंड टेक एक्शन विद द स्कोप ऑफ देयर पोजीशन। भैया उस इंसान के पास राइट है, वो दूसरों को कमांड दे सकता है, उसने जो
पूरा लीगल राइट है, कंपनी के मालिक ने उसको राइट दे दिया कि भाई तू एक्शन ले, तेरे पे छोड़ दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म दी असाइन ड्यूटी, कि जिसको मैंने कमांड दी थी क्या उस इंसान ने वो काम किया है या नहीं किया, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। और अकाउंटेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, जो तुम्हें काम दिया गया था अब तुम्हें उस चीज का आंसर देना है, अगर कुछ नेगेटिव है या पॉजिटिव है जो भी है तुमने आंसर देना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है बेटा जी। अगर मैं इसकी बात करूं डेलीगेशन की, तो अथॉरिटी इट कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शली डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी तो भैया बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं हो सकती है। तुम कैसे, मतलब आंसर तुम्हें देना है, तुम्हारे ब्याह पे परमीत भैया मेरा बीएसटी का पेपर करो, तो नॉनसेंस हो गया ना ये, तो वो तो नहीं हो सकता है अनुज। ठीक है, अगला उसके बाद आ जाता है जो अथॉरिटी है बेटा, वो क्या है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब क्या है, कमांड देनी है। कमांड कौन दे सकता है, एक बड़ी पावर वाला लोअर पावर वाले को दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेटा बेसिकली मतलब क्या है, ये है फ्लोस अपवर्ड, मतलब सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट है ही विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, भैया काम नहीं हुआ तो वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ये भी सेम है बेटा, फ्लोस अपवर्ड, सबॉर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू द सीनियर, सेम सिमिलर। ठीक है, चलो ये जो मैंने बताया ये सेम ओरिजिन आपका इसके अंडर से कवर अप हो जाएगा। कुछ रह गया इसमें, कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट है, मुझे लगा रह गया। ठीक है बेटा, इसमें यही है। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो डेफिनेशन तो करनी है पोस्ट डीसी की पूरी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग फंक्शनल एंड डिविजनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ सकता। और ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब मुझे लगता है नहीं, पढ़ना तो भाई सब है। इस चैप्टर में मैंने कुछ नहीं बोला कि कुछ छोड़ो, ठीक है ना। अभी कुछ छोड़ने वाला होगा तो मैं वो बोलूँगा, पढ़ना सब है, बट ये 2 टॉपिक ऑन टिप्स होने चाहिए, फंक्शनल और डिविजनल, क्योंकि फंक्शनल और डिविजनल में से एक केस बेस्ड क्वेश्चन 5 से 6 नंबर वाला आना ही आना है, बड़ा क्वेश्चन कंफर्म होता है, आ जाता है। नहीं तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन डिफरेंस फेल दो। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को टिप्स में करना है, फंक्शनल की डेफिनेशन, डिविजनल की डेफिनेशन, 3 मेरिट्स, डीमेरिट्स, 3 मेरिट्स, डीमेरिट्स। दूसरा, पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है, तो भैया वो पर्टिकुलर फ्लो चार्ट बना के आओ, बहुत ईजी है। अगर बेटा आपका फ्लो चार्ट अच्छा है, बहुत टीचर उसी से इंप्रेस होकर जो आपने नीचे आंसर लिखा है बस वो ऐसे टिक चलता है। ठीक है, तो वही फ्लो चार्ट बता देता है कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे का तुम छोड़ आओगे, नीचे का लिख के आओगे, एक फॉर्मेलिटी का वो काम करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम इसके एमसीक्यूज